हेलो चिल्ड्रंस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में आज एक नए टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि साझेदारों के जीवन पर जो पॉलिसी ली जाती है उस पॉलिसी का लेखांकन व्यवहार, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, साझेदारों के जीवन पर जो पॉलिसी ली जाती है वो दो प्रकार की हो सकती है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं सर? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हम बात करेंगे, यानी कि जीवन बीमा पॉलिसी पर हमें चर्चा करनी है। तो ये जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है जो साझेदारों के जीवन पर ली जाती है, ये दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है सर? ये दो प्रकार की हो सकती है। एक होगी नंबर 1 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो सकती है, यानी कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी, इसको आप जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहां लगा सकते हैं या जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक हो सकती है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और दूसरी हो सकती है, यहां पे ये ए हो गई और बी मैं आपको यहां बता देता हूं, ये हो सकती है व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल या सेपरेट भी कह सकते हैं, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। यानी कि इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत या पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। तो देखिए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का अर्थ होता है कि सभी साझेदारों के जीवन पर एक ही पॉलिसी ली गई है। यानी कि एक पॉलिसी हमने ली, जीवन बीमा पॉलिसी ली और वो सभी साझेदारों के संयुक्त नाम से पॉलिसी ले ली गई, उसे बोलते हैं अपन संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। और जब सभी साझेदारों के नाम से अलग अलग पॉलिसियां ले ली जाती हैं तो प्रत्येक पॉलिसी इंडिविजुअल या सेपरेट पॉलिसी यानी कि व्यक्तिगत पॉलिसी होती है। तो हमें दोनों लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर। तो देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर हम चर्चा करें उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे दो परिस्थितियों में पूछा जा सकता है। तो सर, ये कौन कौन सी दो परिस्थितियां जिनमें हमें इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है? या तो आपको पूछा जा सकता है साझेदार के रिटायरमेंट पर या फिर साझेदार की मृत्यु पर। तो हम यहां लिखेंगे इनकी जो सिचुएशन है A1 फर्स्ट पॉइंट, कि साझेदार की निवृत्ति पर लेखांकन व्यवहार क्या होगा। साझेदार की निवृत्ति पर हमें लेखांकन व्यवहार पढ़ सकते हैं। निवृत्ति मतलब होता है रिटायरमेंट, साझेदार का रिटायर होना निवृत्ति कहलाता है। तो साझेदार के रिटायरमेंट पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा हमें पढ़ना है इसमें कि जब साझेदार की मृत्यु हो जाए तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो साझेदार की मृत्यु पर लेखांकन व्यवहार क्या होगा। मृत्यु यानी कि डेथ पर। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, यह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें साझेदार की निवृत्ति की दशा में और साझेदार की मृत्यु की दशा में, दो अलग अलग दशाओं में पढ़ना है। दशा में, और यहां लिख सकते हैं मृत्यु की दशा में, निवृत्ति की दशा में, और यहां लिख सकते हैं मृत्यु की दशा में।
जब मृत्यु होगी तो उस समय किस प्रकार से लेखांकन व्यवहार होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, और जब साझेदार निवृत्त होते हैं तो किस प्रकार होगा, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले हम निवृत्ति के संबंध में चर्चा करेंगे, मृत्यु के संबंध में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपने को A1 पॉइंट पे अपन चर्चा कर रहे हैं, जब साझेदार फर्म से निवृत्त यानी रिटायर होता है और साझेदारों के जीवन पर जो पॉलिसी ली हुई है, तो साझेदारों के जीवन बीमा पॉलिसी को का लेखांकन व्यवहार निवृत्ति के समय फिर दो भागों में बढ़ जाता है। मतलब दो प्रकार से इनके व्यवहार हो सकते हैं, दो परिस्थितियां हो सकती हैं साझेदार की निवृत्ति पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के संबंध में। तो देखो, पहली जो परिस्थिति है वो ये हो सकती है कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया गया, देखो जब भी हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद हमें प्रीमियम चुकाना पड़ता है रेगुलरली, जैसा हर महीने प्रीमियम चुकाया, हर 3 महीने से या हर 6 महीने से एक निश्चित राशि प्रीमियम की चुकानी पड़ती है। और जो निश्चित राशि हमें चुकानी पड़ती है उसे बोला जाता है जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम बोला जाता है। तो हमें ये देखना है कि निवृत्ति की दशा में जब अपन जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले ये समझना, ये अपने जानना जरूरी होगा कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया था उस प्रीमियम को क्या माना था हमने। हो सकता है कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया था तो उस प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मान लिया गया था या फिर उसको संपत्ति मान लिया गया था। तो व्यापारिक व्यय और संपत्ति दोनों में से कोई भी एक चीज मानी जा सकती है। तो मैं लिख रहा हूं, जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी का अर्थ क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जब जेएलपी के प्रीमियम यानी कि इस पर जो आपने मासिक भुगतान किया या त्रैमासिक या छमाही जो निश्चित अवधि के बाद निश्चित भुगतान किया प्रीमियम का, वो प्रीमियम की राशि को आपने क्या माना, जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए, व्यापारिक व्यय माना हो। और दूसरी परिस्थिति हो सकती है जब, यहां पे सिचुएशन नंबर 2 में बता रहा हूं, यहां पे जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को विनियोग या फिर कह सकते हैं संपत्ति माना हो। तो ये दोनों परिस्थितियों में हमें प्रविष्टियां करनी है, दोनों परिस्थितियों में अलग अलग प्रविष्टियां होगी। देखिए, अब समझिए बात को, जब भी आप कोई लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो जब हम लाइफ पॉलिसी लेंगे तो सबसे पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि हमें हर एक निश्चित अवधि के बाद जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो जब हम जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करें तो प्रीमियम हमारे लिए क्या है, व्यय होता है, खर्चा होता है। खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो व्यापारिक व्यय मानते हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, सर ये व्यय है, व्यापारिक व्यय माना है तो इसको व्यय को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसके बदले नकद भुगतान किया तो कैश या फिर बैंक लिखा जा सकता है। अब ये जो व्यापारिक व्यय मानना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपलिखित करना पड़ेगा। तो अपलिखित करने के लिए इसे डेबिट से क्रेडिट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम को मैं यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूं। और अपलिखित किससे किया जाता है, व्यापारिक व्यय को लाभ हानि खाते से अपलिखित किया जाता है। तो लाभ हानि खाते को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी खाता पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये डेबिट और क्रेडिट हो गया, इसका मतलब इसका खाता क्या हो गया, बंद हो गया। और अब खाता बंद हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो पुस्तकों में बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाएगा। पुस्तकों में दिखाने का अर्थ क्या होता है, बैलेंस शीट में दिखाना। तो अब ये बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाएगा। तो आपको यहां सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, देखिए, जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो आपने प्रीमियम चुकाया है उस प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना आपने। तो जब व्यापारिक व्यय माना जाता है तो इसमें आप लिखेंगे कि जब भी आप जीवन बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, वर्ष के अंत में अपलिखित कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे आप पहला पॉइंट, इस परिस्थिति में जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को अपलिखित कर दिया जाता है। अपलिखित
प्रीमियम को अपलिखित। अपलिखित का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ करना, उसे बंद कर देना खाते को, रिटर्न ऑफ, खाते को बंद कर देना, अपलिखित कर दिया जाता है। और जब अपन किसी खाते को अपलिखित कर देते हैं मतलब वो खाता पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा, पुस्तकों में दिखाने का मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। अतः जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं होता, विद्यमान नहीं होता। ये पुस्तकों में विद्यमान नहीं होता है। जब उसको अपन राइट ऑफ कर दिया तो पुस्तकों में कहां से होगा, यानी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा ये। तो जब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को व्यापारिक में मानते हैं तो उसे आप क्या करते हैं? अपलिखित कर देते हैं और जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं रहता है। लेकिन जब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को प्रीमियम, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो आपने प्रीमियम चुकाया है, उस चुकाए गए प्रीमियम को आपने विनियोग यानी कि संपत्ति माना हो, विनियोग यानी कि क्या माना हो सर? संपत्ति माना हो। मैं लिख देता हूं यहां पे विनियोग, विनियोग यानी कि क्या माना हो सर? इसको आपने संपत्ति माना हो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को। तो जब आप इसको विनियोग मानते हैं तो आप क्या प्रविष्टि करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं? देखिए, जब हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के चुकाए गए प्रीमियम को विनियोग माना है, इसका अर्थ यह हुआ कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को संपत्ति उसी सीमा तक माना जा सकता है जिस सीमा तक उसका समर्पण मूल्य हो। अब समर्पण मूल्य का अर्थ मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। समर्पण मूल्य का अर्थ होता है कि जब आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट से पहले आप अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को समर्पित करके पैसा लेना चाहते हो, यानी मैच्योरिटी डेट से पहले, यानी कि आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली, मान लो 1 जनवरी 2020 को आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो आएगी 31 दिसंबर 2022 को आएगी। अब आपने यहां पे इसके बीच में 1 जुलाई 2021 को इसके पैसे लेना चाहते हो आप, मतलब आप इसको बीच में तुड़वा देना चाहते हो। तो इसकी जो आप इसको सरेंडर कर रहे हो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, आप 1 जुलाई 2021 को ही सरेंडर करके इसका पैसा लेना चाहते हो, जबकि मैच्योरिटी डेट क्या है? 31 दिसंबर 2022 है। आप इसका पैसा कब लेना चाहते हो सर? 1 जुलाई 2021 को लेना चाहते हैं। तो जब आप मैच्योरिटी डेट, ये जो मैच्योरिटी डेट है, इससे पहले अगर इसको सरेंडर करके इसका अमाउंट चाहते हो तो इस डेट को, यानी मैच्योरिटी डेट से पहले जो वैल्यू आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला होगा वही आपका इसका समर्पण मूल्य यानी सरेंडर वैल्यू होगा। तो हम कह सकते हैं कि समर्पण मूल्य का अर्थ होता है कि जब मैच्योरिटी डेट से पहले पॉलिसी को सरेंडर करने पर जो हमें मूल्य प्राप्त होता है, मैच्योरिटी डेट से पहले पॉलिसी को समर्पित करने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे अपन समर्पण मूल्य कहते हैं। तो ये समर्पण मूल्य पहले से निश्चित होता है कि प्रथम वर्ष का समर्पण मूल्य कितना होगा, द्वितीय कितना होता है, तृतीय वर्ष का समर्पण मूल्य कितना होता है, ये पहले से बीमा कंपनी निर्धारित करके रखती है। तो देखिए, जब विनियोग माना जाता है तो समर्पण मूल्य के बराबर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुस्तकों में खुला हुआ रहता है। तो यहां आप लिखोगे इसका पहला पॉइंट। इसका पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? इस परिस्थिति में जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को व्यापारिक में माना जाता है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को आप अपलिखित कर देते हो, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं होता है। और लेकिन जब आप विनियोग मानते हो तो इस परिस्थिति में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का खाता पुस्तकों में समर्पण मूल्य पर विद्यमान होता है, समर्पण मूल्य पर विद्यमान होता है। यानी कि समर्पण मूल्य पे आप उसे खुला रखते हो और समर्पण मूल्य से पुस्तकों में विद्यमान होता है। तो पुस्तकों में विद्यमान होने का मतलब क्या हुआ? पुस्तकों में विद्यमान होने का अर्थ होगा आपका बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाना। तो कहां दिखाया जाएगा ये? बैलेंस शीट के में संपत्ति के रूप में, क्योंकि इसे संपत्ति माना ना, तो बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा। तो
दो परिस्थितियां आपके सामने थी। जब आपने प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना तो इसे अपलिखित किया, पुस्तकों में विद्यमान नहीं है। जब संपत्ति माना तो समर्पण मूल्य से पुस्तकों में विद्यमान है। तो अब देखिए आप इनका लेखांकन व्यवहार क्या करना है। जब आप प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानते हो तो साझेदार की निवृत्ति के समय क्या लेखांकन व्यवहार होगा, ये लिखते हैं। तो साझेदार की निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ क्या लिखा हमने सर, रिटायरमेंट लिखा है। निवृत्ति पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुराने साझेदारों द्वारा, पुराने साझेदारों द्वारा पुराने अनुपात में, पुराने अनुपात में खोला जाता है, खोला जाता है। यानी पुराने साझेदार पुराने अनुपात में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते खोल देते हैं, क्योंकि पहले से पुस्तकों विद्यमान नहीं है, अब इसको खोल देते हैं। खोलने का कारण क्या है कि भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी समर्पण मूल्य होगा निवृत्ति पर पुराने साझेदार पुराने अनुपात में समर्पण मूल्य से खोल दिया जाता है। कौन से मूल्य से खोल दिया जाता है? समर्पण मूल्य से, समर्पण मूल्य से खोल दिया जाता है। हर एक बात को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड बहुत काम की चीज है। यहां पे खोल दिया जाता है, खोल देने का मतलब उसको रेज कर दिया जाता है, उसको खाते को खोल दिया जाएगा, खोल दिया जाता है। तो खोलने का कारण क्या है वो समझिए। देखिए जब भी आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली और पॉलिसी का प्रीमियम कहां से चुकाया गया सर, पॉलिसी का प्रीमियम फर्म के अकाउंट से चुकाया गया। तो फर्म के अकाउंट से जब आपने चुकाया, इसका मतलब फर्म में सभी साझेदारों का हिस्सा है। तो वो प्रीमियम जो है, जो चुकाया गया है, वो खर्चा सभी साझेदारों का खर्चा है। और जब सभी साझेदारों ने सामूहिक रूप से कोई व्यय किया है, कोई खर्चा किया है, तो उस खर्चे का लाभ भी उन्हें सामूहिक रूप से मिलना चाहिए। अब एक साझेदार यहां से फर्म छोड़कर जा रहा है, तो फर्म छोड़कर जाते समय वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जितना प्रीमियम चुकाता है उसमें अपना बेनिफिट चाहता है, अपना लाभ चाहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को खोलते हैं और खोल के जो निवृत्त साझेदार है उसका हिस्सा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार क्रेडिट करना। जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता खुलेगा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे लिए क्या होती है सर, संपत्ति होती है। तो इसको खाता खोल लेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, वो मैं एंट्री बता देता हूं आपको। इसकी प्रविष्टि होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस राशि से? ये हो जाएगा समर्पण मूल्य से खोलना है तो ध्यान रखेंगे समर्पण मूल्य से ये डेबिट हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू कौन खोलेगा सर, सभी साझेदार, पुराने साझेदारों में सभी साझेदार हैं, सभी लिखेंगे यहाँ पे, सभी साझेदार पुराने अनुपात में। तो यहां लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे पार्टनर इसे कौन से अनुपात में खोलेंगे सर, पुराने अनुपात में खोल लेंगे। कौन से अनुपात में खोलना है सर, पुराने अनुपात में से हमें खोलना है। तो आपको ये बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि पुराने अनुपात में सभी साझेदार जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को खोलेंगे। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को खोलने की प्रविष्टि ये होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल। तो यानी कि जो साझेदार यहाँ पे रिटायर है वो ऑल में तो शामिल है ही, तो रिटायर होने वाले पार्टनर के को जॉइंट लाइफ पॉलिसी के समर्पण मूल्य में उसका जितना हिस्सा बनेगा उस हिस्से से रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, उसकी कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर संपत्ति माना गया हो, अगर हमने इसको विनियोग ना मान के क्या माना हो सर, हमने इसको संपत्ति माना हो, तो उस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा। तो साझेदार की निवृत्ति पर, साझेदार की निवृत्ति पर, निवृत्ति पर नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं होने का रीजन क्या, देखो यहां पुस्तकों में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं था, तो हमने समर्पण मूल्य से हमें खोलना पड़ा। और यहां पहले से ही समर्पण मूल्य पर पुस्तकों में विद्यमान है, यानी पूंजी खातों में पहले से ही समर्पण मूल्य क्रेडिट हो रखा है, तो यहां खोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो आपको इतनी ध्यान रखनी है
कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को प्रीमियम मानते हैं, इसका मतलब वो पुस्तकों में खाता खुला हुआ नहीं है, तो हमें खाता खोलना पड़ेगा। और जब हमने संपत्ति यानी विनियोग माना है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पहले से समर्पण मूल्य से खुला हुआ है, तो हमें खाता खोलने की जरूरत नहीं है निवृत्ति पे। तो बस इतना सा लेखांकन व्यवहार आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात, मैं इन दोनों पॉइंट के रिलेशन में, ये मान लिया आपने ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट मान लीजिए आप बी, तो आपने कहा कि ए और बी दोनों पॉइंट के रिलेशन में जब व्यापारिक व्यय माना जाए और संपत्ति माना जाए, इन दोनों पॉइंट का एक कॉमन नोट मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों पॉइंट का, दोनों ही पॉइंट में अगर साझेदार ये चाहते हैं कि जो व्यापारिक जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता अब पुस्तकों में खुल चुका है, यहां पे खोल चुके हैं अपन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट कर चुके हैं, यहां पे पहले से विद्यमान है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को भविष्य में वो पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहते, तो क्या करेंगे, इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहां पहले नहीं दिखाया होता, अब हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को खोल दिया, तो अब पुस्तकों में आ गए, यहां पहले से ही पुस्तकों में विद्यमान था। लेकिन साझेदार ये चाहते हैं कि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को पुस्तकों में दिखाना ही नहीं है भविष्य में, तो हमें इस खाते को बंद करना पड़ेगा। तो यहां मैं नोट लगा रहा हूं इन दोनों के लिए, यहां पे नोट लगाया मैंने, ये नोट है, इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट बता रहा हूं, प्रीमियम माना जाए या प्रीमियम को व्यय माना जाए या संपत्ति माना जाए, दोनों ही परिस्थितियों में ये विशेष नोट आप काम करेगा। यदि साझेदार जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को पुस्तकों में नहीं रखना चाहते हो, पुस्तकों में नहीं रखना चाहते, यानी कि नहीं दिखाना चाहते भी लिख सकते हैं, नहीं रखना चाहते या नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं चाहते हो, यानी कि साझेदारों ने निर्णय लिया है कि ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता खुल चुका है, इसे पुस्तकों में अब नहीं दिखाना हमें। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, इस परिस्थिति में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता, यहां पे मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। इस परिस्थिति में चलो सीधा लिख देता हूं मैं, यहां पे नहीं दिखाना चाहते हो, तो शेष साझेदारों द्वारा ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता खुला हुआ है, इसे बंद कर दिया जाएगा। शेष साझेदारों द्वारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को नए अनुपात में, कौन से अनुपात में सर, नए अनुपात में बंद कर दिया जाएगा, नए अनुपात में बंद कर दिया जाएगा, यानी कि क्या कर दिया जाएगा, अपलिखित कर दिया जाएगा, अपलिखित यानी कि रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। अब बताइए जरा कि इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होगी। देखो मैं यहाँ एंट्री लिख दे रहा हूं आपके सामने, यहां पे लिख दे रहा हूं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता क्या था, पहले डेबिट था, यहाँ पे हमने जब खोला तब डेबिट किया। यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पहले से पुस्तकों में विद्यमान है, किस रूप में, संपत्ति के रूप में। इसका मतलब संपत्ति क्या होती है, डेबिट होते, तो यहाँ भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता डेबिट है, संपत्ति के रूप में मतलब डेबिट है, यहाँ हमने वैसे ही डेबिट किया है। तो जब भी किसी खाते को हम अपलिखित करते हैं तो वो खाता अपने से विपरीत पक्ष में चला जाता है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता डेबिट से कहां जाएगा सर, क्रेडिट में आ जाएगा। तो यह लिखा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, इसको हमने क्रेडिट किया। और डेबिट किसे करना है सर, हमें डेबिट करना है शेष साझेदार जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को बंद करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है सर, इसे डेबिट करना है। और ये डेबिट कौन से अनुपात में होगा, ये होगा नए अनुपात में। कौन से अनुपात में होगा बेटा, ये होगा सर नए अनुपात में होगा। तो आप एंट्री करोगे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये अपलिखित करने की प्रविष्टि करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि देखिए जब कोई साझेदार
किसी संपत्ति खाते को अपलिखित कर रहा है तो संपत्ति के मूल्य में, संपत्ति के वैल्यू क्या होती कम हो जाती है। और जब संपत्ति की वैल्यू कम होती है तो उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है सर, पूंजी पे पड़ता है। तो एक तरफ से संपत्ति बैलेंस शीट में से कम होगी तो लायबिलिटी साइड में से कैपिटल कम हो जाएगी। और आपको पता है जब कैपिटल कम होती है तो कैपिटल खाता क्या हो जाता है सर, डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपलिखित करने की एंट्री करेंगे। और ये अपलिखित करने की एंट्री दोनों ही परिस्थितियों में हो सकती है, जब व्यापारिक व्यय माना जाए और संपत्ति माना जाए। तो दोनों में अगर ये कहता है कि इसको हमने भविष्य में जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता नहीं दिखाना, तो चाहे आपने प्रीमियम माना हो चाहे संपत्ति माना हो, अपलिखित करने की एक ही प्रविष्टि होगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो नोट मैंने लिखवाया है ये नोट इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कॉमन नोट है। इन दोनों टॉपिक का एक कॉमन नोट मैंने लिखवाया आपको। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं। यहां ये हमने क्या किया कि साझेदार जब निवृत्त हुआ तो निवृत्ति के समय अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता नहीं खुला हुआ तो हमने खुला हुआ था तो हमने कोई प्रविष्टि नहीं की। अगर प्रश्न में कह दिया कि भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहते हैं, पुस्तकों में नहीं रखना चाहते हैं भविष्य में, तो हमने इसको अपलिखित करने की प्रविष्टि कर दी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि साझेदार की निवृत्ति पर वास्तव में इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाता है, या तो अभी सरेंडर किया ही नहीं, अपने समर्पित किया नहीं है, समर्पण मूल्य से खाता खोला अपन ने, खोल के फिर बंद किया है, और खुला हुआ था तो हमने कोई एंट्री नहीं की। अगर बंद करना है तो बंद करने की प्रविष्टि की, समर्पण मूल्य से प्रविष्टि की है। लेकिन अगर वास्तव में साझेदार के रिटायरमेंट पर हमने वास्तव में इसको समर्पित कर दिया हो तो क्या प्रविष्टि करेंगे। तो आप यहाँ पे एक नोट आपने ये लगाया, एक नोट और लिखेंगे आप यहाँ पे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अगला टॉपिक हमें करना है नोट नंबर 2 लगाइए। इसके नीचे आप जो लिखे हुए थे नोट नंबर 1 आपने लगाया था, अभी नोट नंबर 2 लगाइए। यदि साझेदार की निवृत्ति पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी का मतलब होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, को समर्पित कर दिया जाता है, को वास्तव में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को वास्तव में समर्पित कर दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है। तो जब आप वास्तव में समर्पित कर देते हैं तो देखिए, जब भी आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को समर्पित करेंगे तो समर्पित करने का अर्थ होता है कि मैच्योरिटी डेट से पहले आप इसका पैसा लेना चाहते हो, तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी समर्पित करने पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कुछ अमाउंट मिलेगा, तो आपको या तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, और चेक मिलता है तो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक पाने वाला है इसलिए बैंक को हम डेबिट करते हैं। सामान्यतया क्या होता है, नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली ये सारे काम बैंक से होता है, ना कि कैश में होता है। तो प्रैक्टिकली तो बैंक से होता है तो बैंक अकाउंट डीआर करना पड़ेगा। तो लेकिन इस आपके बुक में कैश दिया हुआ है तो आप कैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, ये सारे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का काम है ये सारा बैंक से होगा। तो बैंक अकाउंट आपने जब भी निवृत्ति पर समर्पित कर देंगे तो आपको जो धन राशि प्राप्त होगी, जो मूल्य इसका समर्पण मूल्य प्राप्त होगा, उसके बदले आपको मिलेगा चेक। और चेक आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक पाने वाला है, बैंक को डेबिट किया। अगर कैश मिलता है तो कैश व्यापार में आने वाली वस्तु इसको डेबिट करेंगे।
और ये जो आपको मिला है धन, इसने आप बैंक को डेबिट किया है। अब ये इसको मिलने का कारण क्या था? इसको मिलने का कारण था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसके मिलने का कारण था। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो थी ये आपके लिए क्या है सर? ये हमारे लिए रेवेन्यू हो गई। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया सर? ये हमारी प्राप्ति हो गई। और प्राप्तियों को और आयों को हम क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट करते हैं। अवास्तविक खाते का नियम आपने पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? सभी जो रेवेन्यू, जो इनकम, यानी जो सभी प्राप्तियां होती है, जो आय होती है, उनको क्रेडिट करते हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी प्राप्ति, इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया। तो यहां पे जितना भी धन प्राप्त होगा, ये एंट्री किससे होगी? एक्चुअल में जो राशि प्राप्त हुई है, प्राप्त राशि से, प्राप्त राशि से ये प्रविष्टि होगी। जितनी भी राशि प्राप्त होती है वो उस राशि से आप एंट्री कर देंगे। अब आपको इसके बाद क्या करना है? देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी प्राप्ति है, तो इस प्राप्ति पर एक का नहीं सभी साझेदारों का हक है, तो इसे सभी साझेदारों में विभाजित कर दिया जाएगा। लेकिन विभाजित करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पहले से पुस्तकों में खुला हुआ था या नहीं खुला हुआ था। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पहले से पुस्तकों में खुला हुआ नहीं था, इसका मतलब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का पूरा शेष रह जाएगा, और इस शेष को आप पूरी अमाउंट जो प्राप्त हुई है वो सभी साझेदारों में विभाजित कर दोगे। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता पहले से पुस्तकों में खुला हुआ है, तो जितना खुला हुआ उतना तो पहले से ही कैपिटल में क्रेडिट है। अब शेष जो अंतर की राशि है वो आपको क्रेडिट करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि शेष जो भी हो, वो शेष को ट्रांसफर करना है पार्टनर कैपिटल में, पूरी अमाउंट को नहीं करना है। तो शेष जब आप ज्ञात करोगे, जब खुला हुआ नहीं था तो शेष ये पूरी राशि रह जाएगी, अगर खुला हुआ था तो अंतर की राशि शेष रह जाएगी। तो मैं इसलिए यहां पे क्या लिख रहा हूं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष, खाते का शेष क्या कर देते हैं? सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित करने पर। तो पहला काम तो ये होगा कि आप समर्पित करोगे तो आपको राशि प्राप्त होगी समर्पित करने पर, और जो राशि प्राप्त होगी उसे साझेदारों में क्या करना है सर? विभाजित कर देना है। तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा? अब डेबिट हो जाएगा सर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित करना है ना। तो देखिए, फर्म के लिए क्या थी? प्राप्ति, या फिर कह सकते हैं फर्म के लिए आय थी, और आय को पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे तो पूंजी क्या होगी सर? बढ़ेगी। और आपको पता है जब पूंजी बढ़ती है तो पूंजी खाता क्रेडिट होता है। पूंजी का नियम क्या है? देखो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि पूंजी जो होती है, पूंजी यानी कि क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है सर? बैलेंस होता है क्रेडिट। और अगर ये बढ़ जाती है, बढ़ गई तो फिर से क्रेडिट होगी, और अगर ये घट जाती है तो ये क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो देखो, ये क्या थी? प्राप्ति, फर्म की प्राप्ति या कि आय थी। और इस प्राप्ति को यानी कि आय को अगर आप पूंजी में स्थानांतरित करोगे, तो पूंजी यानी कि कैपिटल में स्थानांतरित करने पर कैपिटल क्या होगी सर? बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए आप पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट होगा। लेकिन हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है? ये किस राशि से? शेष राशि से। इस खाते का जो भी शेष है वो शेष राशि, शेष जेएलपी खाते का जो भी शेष होगा, जेएलपी अकाउंट का शेष जो भी होगा वो यहां लिखेंगे। और किस अनुपात में करना है सर? ये हमें सभी साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने अनुपात में स्थानांतरित की जाती है। सभी साझेदार पूंजी खातों में पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में हस्तांतरित की जाती है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। ये नियम के साथ साथ मैं आपको प्रविष्टियां लिखवा दे रहा हूं, तो नियम और प्रविष्टि दोनों याद होने चाहिए। तो अनुपात में, पुराने अनुपात में हस्तांतरित कर दी जाती है। तो यहां कौन सा अनुपात होगा सर? पुराना अनुपात होगा, पुराना अनुपात। तो देखिए, ये नियम और एंट्री दोनों याद क्यों रखनी? कई बार ऐसा होता है कि एंट्री नहीं पूछता है, एक नंबर के क्वेश्चन दे देता है और आपको पूछ लेता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष कौन से अनुपात में साझेदारों में हस्तांतरित, साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित होता है। तो आप बता दोगे सर पुराने अनुपात में हस्तांतरित होता है। जब साझेदार
वास्तव में निवृत्ति पर साझेदार वास्तव में समर्पित कर देते हो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, तो क्या प्रविष्टि होती है, तो कैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंट्री होती है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके नियम और प्रविष्टि दोनों आप साथ के साथ याद रखेंगे। तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का लेखांकन व्यवहार था जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर होता है, उस समय रिटायरमेंट के टाइम पर। और अब जितना हमने पढ़ा है इसके बाहर से कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।